उसका आता है बी, जिसके अंदर ग्रामर्स के अंदर थोड़े बहुत एरर्स एक्सेप्टेबल है, फ्लुएंसी के अंदर थोड़े बहुत एरर्स एक्सेप्टेबल हैं, जो आपका इंटेलिजिबिलिटी है उसके अंदर थोड़े बहुत एरर्स एक्सेप्टेबल हैं। तो अगर हमसे कुछ गलतियां हो भी जाती हैं तो हमें ए नहीं मिलेगा, हमें बी मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं ग्रामर एंड एक्सप्रेशन है, उसके बाद आपकी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज है, जिसके अंदर की अगर सोचो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हो और मैं सारी की सारी मेडिकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। वो बच्चे ग्रामर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, तो भाई मत करो, इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस मत दो। ग्रामर इंपॉर्टेंट है पर इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपको नहीं आती तो आप फेल हो जाओगे। मेक श्योर कि आप अपने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करें, चाहे वो हिंदी में स्टार्ट करना मतलब बात करना स्टार्ट करें। तो आपका फॉर्मेट क्या होगा बात करने का, है ना। सबसे पहले जो भी पेशेंट से आप बात कर रहे हैं, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। हेलो, हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं एक रेगुलर कमेंट अपने वाले जो चैनल है मेरा और लगभग जितनी भी वीडियोस हैं उसके ऊपर मैं एक रेगुलर कमेंट काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ, और खाली एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से वो कमेंट नहीं है, सभी की तरफ से लगभग, है ना, कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती है। और जो ये बात कह रहे हैं वो ज़्यादातर कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमारी ज़ीरो इंग्लिश है या फिर हमारा इंग्लिश में हाथ तंग है, तो किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि सर हमारी इतनी इंग्लिश कमज़ोर है कि क्या हमसे ये एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। सॉरी गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंडिया से यूके आ रहे हैं और अगर आपका अकोमोडेशन बुक करना है तो आप अंबर स्टूडेंट के थ्रू अपना अकोमोडेशन है वो बुक कर सकते हैं। इनके पास मोर देन 200 जो सिटीज़ हैं उनके अंदर इनके जो अकोमोडेशन है वो अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। और मोर देन 1 मिलियन बेड्स इनके पास अवेलेबल हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं इनके पास, लगभग 20,000 प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये अपना बेड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप अभी भी इंडिया में हैं और अगर आप यूके आने वाले हैं और इस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं कि भाई मैं मेरा अकोमोडेशन कैसे बुक करूँगा, तो आप अंबर स्टूडेंट्स के थ्रू अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक के थ्रू जाके अपना अकोमोडेशन यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। तो आपको एक सेल्फ डाउट है कि क्या मेरा एग्जाम है क्लियर होगा या नहीं होगा, तो आप खुद सोच के देखें, क्या एक लैंग्वेज आपका एग्जाम क्लियर करने से आपको रोक सकती है या नहीं रोक सकती। क्या आप उस लैंग्वेज के ऊपर काम करके उस लैंग्वेज को सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं, आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे ना, तो इसके अंदर हम लोग ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करेंगे। स्पीकिंग के टेक्निकल नॉलेज अगर आपको चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी स्पीकिंग सुधार सकते हैं, किस तरीके से जो स्पीकिंग की जो मार्किंग क्राइटेरियाज होते हैं, तो किस तरीके से ओईटी की स्पीकिंग काम करती है, उसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में 2, और आपके सामने यहाँ पे आपको थंबनेल्स दिख रहे होंगे। अगर आप इन 2 वीडियोस को देख लेते हो तो आपको स्पीकिंग के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी मैंने इस वाली वीडियो के ऊपर। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारी ग्रामर कमज़ोर है, हम लोग फ्लुएंट नहीं हैं, तो काफ़ी सारी कमियाँ लोगों के अंदर होती हैं। तो क्या हमारे ओईटी का जो स्कोर है वो अफेक्ट होगा इन सब चीज़ों से। तो अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि आपकी ग्रामर बिल्कुल भी सही नहीं है बट आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, या फिर फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं है पर आपकी ग्रामर अच्छी है, तो क्या उससे आपका स्कोर अफेक्ट होगा। अगर होगा तो कितना अफेक्ट होगा। अगर आप ये वाली वीडियोस देखते हैं तो इसके अंदर मैंने जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छी तरीके से बताए हुए हैं। अगर आप जाके इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी जो मार्किंग क्राइटेरिया आपको पता चल जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी ये चीज़ें कमज़ोर हैं और मेरे को ये चीज़ें सुधारनी है ना, और मेरे को कितने नंबर मेरे आएंगे, है कि नहीं। तो इसके अंदर मैंने ये वाली चीज़ें मैंने समझाई हुई है इस वाली वीडियो के अंदर, आप जाके ज़रूर देखना इस वीडियो को। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर, है ना। तो देखो, जैसे कि हम सभी को इस चीज़ के बारे में पता है, ना तो मेरी प्राइमरी लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, ना ही आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। कहीं ना कहीं मेरी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है, आपकी नॉर्मल जो रीजनल लैंग्वेज है, चाहे राजस्थानी है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, केरलाइट्स हैं आप लोग, आपकी मलयालम है, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपकी मेन लैंग्वेज है, और जो हमारी इंग्लिश है वो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है ना। तो अगर हमारी मेन लैंग्वेज कमज़ोर है तो हमें थोड़ी शर्म की बात है, क्योंकि हम बचपन से वो चीज़ें बोलते आए हैं, बट उसमें फिर भी हम लोग परफेक्ट नहीं है। तो ऐसा लगता है कि यार हाँ, मेरी चीज़ कमज़ोर है। बट जो आपकी लैंग्वेज आप बचपन से बोल नहीं रहे हो, या फिर आपके वो एनवायरनमेंट नहीं है जिसके अंदर आप इंटरेक्ट कर पाते हो, जैसे कि इंग्लिश, तो ना तो बचपन से हम इंग्लिश बोलते हैं, ना हमारी फैमिली के अंदर ऐसा कोई है जिससे हम रेगुलर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, या फिर ना हमारे फ्रेंड जोन में कोई ऐसा है जिसके साथ हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी सारे लोगों की कुछ कमियां होती हैं, लोगों को उन कमियों के बारे में नहीं पता होता, इसलिए उन चीज़ों के ऊपर वो काम नहीं कर पाते हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे कि जो लोग मुझे बताते हैं कि सर मेरी इंग्लिश ख़राब है, मेरी इंग्लिश ज़ीरो है, आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आप उस कमज़ोरी के ऊपर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि जब भी हम लोग कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, मैं ज़्यादातर ये वाली चीज़ अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि एक चीज़ बताता हूँ, घूमने वाली बात को साइड में रखते हैं, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंग्लिश बोलना आपको तभी आएगा तब जब आपके पास कंटेंट होगा। अगर सोचो, मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी आप मेरे को आईफिल टावर के बारे में बोल के बताओ,
चाहे आप मेरे को हिंदी में बोल के बताओ, तो आधे से ज़्यादा लोग नहीं बोल पाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, आपके पास कंटेंट नहीं है। जबकि इंग्लिश जो आपकी हिंदी है वो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है, आपका हिंदी के ऊपर कमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको हिंदी काफ़ी अच्छी तरीके से बोलनी आती है, बचपन से हिंदी बोल रहे हैं। बट अगर आपको उस कंटेंट के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर चाहे आपके पास लैंग्वेज कोई सी भी हो, आप नहीं बोल पाएंगे, है ना। सेम गोज विद स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। तो जब हम लोग ओईटी की स्पीकिंग करते हैं, अगर हमारे पास कंटेंट की नॉलेज नहीं है या फिर हमारे पास टॉपिक की नॉलेज नहीं है, तो हमें बोलने में दिक्कत आएगी, चाहे फिर हमारी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो या ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नर्सिस वाली वीडियो देख रही हैं, तो आपको अपने जो पेशेंट्स हैं, जब आप अपने हॉस्पिटल में काम करते हैं, चाहे किसी भी वार्ड में आप काम करते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करें, चाहे वो हिंदी में स्टार्ट करना मतलब बात करना स्टार्ट करें। तो आपका फॉर्मेट क्या होगा बात करने का, है ना। सबसे पहले जो भी पेशेंट से आप बात कर रहे हैं, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट, ताकि पेशेंट को ये पता चले कि वो किससे बात कर रहे हैं। आपको अपना नाम, आपकी डेजिग्नेशन, जैसे कि मेरा नाम संदीप चौहान है, मैं सीसी वार्ड में काम करता हूँ और मैं सीसी वार्ड में एज रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे काम करता हूँ, है ना। तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है और आपका ये पैटर्न बनता जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ आती है कि जब आपने ये सब चीज़ें कर ली, सारी बातें कर ली, अब आपकी जान से आपको आपके पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेना है, पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज, पेशेंट की एलर्जीज। तो जब आप पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, तो आपके पास एक कंटेंट आ रहा है, आपके पास एक फॉर्मेट आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि मेरे को किस तरीके से पेशेंट से बात करनी चाहिए और क्या क्या स्टेप्स में बात करनी चाहिए। पहले आपने पूछा सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड आपने अपने पेशेंट का इंट्रोडक्शन लिया, सेकंड आपने रीज़न पूछा, रीज़न बिहाइंड द एडमिशन, मतलब कि पेशेंट का एडमिशन क्यों हुआ है। अगर आप इमरजेंसी में हैं तो पेशेंट द रीज़न बिहाइंड द विजिट ऑफ द पेशेंट, राइट। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे पूछनी है। जब आप रेगुलर ये सारी चीज़ें हिंदी में करना स्टार्ट करेंगे, आप अपने पेशेंट से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास एक आइडिया आएगा, आपको एक फॉर्मेट मिलेगा कि मैं इस फॉर्मेट में अपने पेशेंट से बात करता हूँ। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, घर पे जाएँ, घर पे जाने के बाद सेम फॉर्मेट को जो आपने बना रखा है ना, उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। अगर मानो आज आपने 5 पेशेंट से डील किया है, फिर 10 पेशेंट से डील किया है, तो आप घर जाएँ, जो भी चीज़ें आपने इंटरेक्शन करी है, उसको इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करें। आपकी जो इंग्लिश है, जो आपकी जो लैंग्वेज है, वो धीरे-धीरे सुधरना वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा ज़ीरो का लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपका लेवल ज़ीरो के ऊपर है तो, है ना। दूसरी चीज़ आती है कि लोग इस चीज़ को लेके डरते हैं कि सर मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी ग्रामर वीक है। तो जो बच्चे ग्रामर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, तो भाई मत करो, इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस मत दो। ग्रामर इंपॉर्टेंट है, पर इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपको नहीं आती तो आप फेल हो जाओगे। मैंने ओईटी दी थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को 100% ग्रामर आती है, या फिर किसी भी नर्स को आप उठा लो, है ना। यूके में रहते हुए किसी भी नर्स को उठा लो या फिर किसी को भी उठा लो, है ना। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को परफेक्ट हर चीज़ आती है, कोई शशि थरूर नहीं है यहाँ पे, है ना। तो किसी को नहीं आती है, सीधी सी बात है। इवन जब मैं ब्रिटिशर्स को सुनता हूँ तो उनको ग्रामर आती है, ऐसी बात नहीं कि उनको नहीं आती है, बट उनका खुद का एक डायलेक्ट होता है, उनका खुद का एक एक्सेंट होता है, या फिर उनकी खुद की एक लोकल लैंग्वेज होती है जिसके अंदर वो बात करते हैं, तो उसके अंदर ग्रामर का कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। काफ़ी सारी ऐसी यहाँ के लोकल एक्सेंट्स हैं या फिर लोकल डायलेक्ट्स हैं, आप यहाँ की लोकल भाषा मान लो, एक तरीके से है इंग्लिश वो, बट वो अपनी तरीके से बात करती है। जैसे लिवरपूल का एक्सेंट एकदम अलग है, आपके जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ का तो भाई एकदम अलग है ना। इसके यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, ग्रामर को बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको नहीं आती, इनको आती है, बट इनका खुद का एक इनकी खुद की लोकल लैंग्वेज है जिसके अंदर वो लोग बात करना पसंद करते हैं, या फिर वो लोग बात करते हैं, वो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती, चाहे फिर आपकी कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो, है ना। तो आपका जो ग्रामर है वो रोल प्ले करता है आपका एग्जाम क्लियर करने में, पर 100% रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि जब भी आप अपनी स्पीकिंग का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, 2 क्राइटेरियाज के ऊपर आपकी मार्किंग होती है ना। ऐसा नहीं खाली ग्रामर, आपकी 2 क्राइटेरियाज होते हैं, एक होती है आपके लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया और दूसरा आपका होता है क्लिनिकल कम्युनिकेशन क्राइटेरिया। जो लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर एक पॉइंट आता है ग्रामर। अगर आप लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर भी कम से कम 4 पॉइंट आते हैं, जैसे कि इंटेलिजिबिलिटी हो गया, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज हो गई, ग्रामर एंड एक्सप्रेशन हो गए और फ्लुएंसी हो गई। तो ये पूरे लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। जो आपकी इंटेलिजिबिलिटी है उसके अंदर देखो, उसके अंदर भी एक्सेंट आ जाता है, उसके अंदर आपकी प्रोनंसिएशन आ जाती है। फ्लुएंसी तो आपको पता होगा। देखो फ्लुएंसी, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज होते हैं। फ्लुएंसी मतलब तेज़ बोलना नहीं होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी इंग्लिश बोल रहे हैं। अगर यही वीडियो, मेरी थोड़ी तेज़ बोलने की आदत है, मेरी जल्दी बोलने की आदत है, मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है ना। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर वीडियो के अंदर थोड़ा स्लो बोला करो। तो अगर मैं जल्दी जल्दी चीज़ें बोलता हूँ तो लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर चाहे मेरी कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो। फ्लुएंसी का मतलब होता है आप फ्लुएंट हैं और सामने वाले को चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। जो आप उनको मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज रिसीव कर रहे हैं अच्छी तरीके से।
तो एक अच्छी स्पीड के अंदर बोलना, ऐसा नहीं तेज़ स्पीड के अंदर नहीं, एक अच्छी स्पीड के अंदर जिसके अंदर सामने वाले को समझ में आए, वो होती है फ्लुएंसी, है ना। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं ग्रामर एंड एक्सप्रेशन है। उसके बाद आपके अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज है, जिसके अंदर की अगर सोचो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हो और मैं सारी की सारी मेडिकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो जो मेरी लैंग्वेज है वो अप्रोप्रिएट नहीं है आपको चीज़ें समझाने के लिए, है ना। तो एक अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं वो शब्द इस्तेमाल करूँ जो आपको समझ में आए। अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल करूँगा, ऐसी वोकेबलरी इस्तेमाल करूँगा जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं, अगर मैं वो टर्म्स यूज़ करता हूँ जो आपको समझ में नहीं आएगी, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है वो चीज़ें, है ना। क्योंकि आपको समझ में नहीं आई तो आप उससे क्या मतलब निकालोगे, तो वो चीज़ें आपकी वहाँ पे मार्क्स कट करेगी। वहीं अगर आप क्लिनिकल क्राइटेरियाज की बात करते हैं, उसके अंदर एक रिलेशनशिप बिल्डिंग आता है, इंटरपर्सनल रिलेशन आता है, जैसे कि नर्स का और एक पेशेंट का हो गया। किस तरीके से आप बात करते हो, क्या अपने पेशेंट को आप सेटिस्फाई कर पाए और नहीं कर पाए, एक अच्छा रिलेशन आपने बनाया या नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक स्पीकिंग लैंग्वेज के जो हमारी स्पीकिंग जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर आती है ना। तो अगर किसी के मन में ये डाउट था कि मेरी ग्रामर सही नहीं है, क्या मेरी जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग मॉड्यूल है वो क्लियर होगा, क्या मेरी ओईटी क्लियर होगी, तो हाँ होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं नहीं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ग्रामर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और स्ट्रेस डालते हैं ग्रामर 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 पढ़ो तभी जाके आपका एग्जाम है वो क्लियर होगा। ऐसी कोई सीन नहीं है ना। इवन आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, जो हमारा ओईटी है वो ए ग्रेड से लेके ई ग्रेड तक जाता है ना। तो जिसकी ग्रेड ए है मतलब उसकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट है, उसका ग्रामर अच्छी है, उसकी फ्लुएंसी अच्छी है, उसकी अप्रोप्रिएटनेस लैंग्वेज अच्छी है, उसका लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया जिसके अंदर हमारा क्या बोलते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन आ गई, एक्सेंट आ गई, सारी चीज़ें बेस्ट है ना। जो कि हमें स्कोर करना है, जिसका स्कोर आता है ए, उसका आता है बी, जिसके अंदर ग्रामर्स के अंदर थोड़े बहुत एरर्स एक्सेप्टेबल है, फ्लुएंसी के अंदर थोड़े बहुत एरर्स एक्सेप्टेबल हैं, जो आपका इंटेलिजिबिलिटी है उसके अंदर थोड़े बहुत एरर्स एक्सेप्टेबल हैं। तो अगर हमसे कुछ गलतियां हो भी जाती हैं तो हमें ए नहीं मिलेगा, हमें बी मिल जाएगा, है ना, जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जिसके अंदर ज़्यादा गलतियां हैं फिर आपका सी प्लस आएगा, उससे भी ज़्यादा गलतियां हैं तो आपका सी आएगा, उससे भी ज़्यादा गलतियां हैं तो आपका डी आएगा, और उससे भी ज़्यादा गलतियां हैं तो ई आएगा। तो ओईटी के अंदर कोई फेल नहीं होता है। ओईटी पास और फेल पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसे कि सर मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा या फिर आप फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं। जो ओईटी के जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो आपके इंग्लिश का लेवल बताते हैं। अगर आपकी ई है तो आप ई लेवल के ऊपर हैं, अगर आपका ए है तो आप ए लेवल पे हैं, बी है तो बी लेवल के ऊपर है ना, वो आपका लेवल बताता है। अब उसके बाद आपको इम्प्रूव करना है। अगर आपको ई से डी पे जाना है, डी से सी के ऊपर जाना है, सी से बी पे जाना है, ए पे जाना है, तो उस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है और आपको आपकी जो लैंग्वेज है वो सुधारनी है, और उसी के हिसाब से जो आपकी जो स्पीकिंग के जो मॉड्यूल है वो क्लियर होगा। स्पीकिंग की बात नहीं, सभी के अंदर, चाहे रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये आपका लेवल बताता है कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं ना। तो होपफुली जिनके अंदर ये डर था, है ना, तो भाई आपको इतने सारे क्राइटेरियाज के ऊपर काम करना है, खाली ग्रामर ही नहीं है। तो स्ट्रेस ना लें आप लोग कि ग्रामर नहीं आती, ग्रामर नहीं आती, कल ही पास्ट टेंस पढ़ लूँ मैं, कल ही प्रेजेंट टेंस पढ़ लूँ, ये कर लूँ मैं, वो कर लूँ, इससे कुछ नहीं होगा। आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, है ना। और ग्रामर के ऊपर इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। होपफुली आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मेनली ग्रामर का स्ट्रेस करने के लिए, कम करने के लिए मैंने वाली वीडियो बनाई है। और जो मैंने आपको बताया 2 वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर उस वीडियोस को, उन 2 वीडियोस को आप लोग देखें, फिर आपको पूरा पता चल जाएगा कि स्पीकिंग कैसे चेक होती है। जब आप अपना एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जब आप एग्जाम अपना दे चुके हैं, फिर आपका जो एग्जाम जो चेक होता है किस तरीके से चेक किया जाता है और किस तरीके से आपको नंबर दिए जाते हैं। अगर आप ये 2 वीडियोस देखते हैं तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। और एग्जाम देने जाने से पहले ये वाली वीडियो जरूर देखना ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।